Hi everyone. Now we see the another topic which is nothing but the linear simple harmonic motion. बट देखो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारा लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो हमारा क्या था, ऑक्सीलेशन। उस ऑक्सीलेशन में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, जैसे टाइप्स ऑफ मोशंस क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन विच इज़ नथिंग बट नॉन रिपीटेटिव एंड रिपीटेटिव। उसके भी क्या होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। तो नॉन रिपीटेटिव का हमने सब टाइप्स देखे थे विच इज़ नथिंग बट द रेक्टिलिनियर मोशन, और सेकेंड हमारा क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन था। और अगर हम रिपीटेटिव मोशन के बारे में अगर बात करते हैं तो रिपीटेटिव मोशन के भी क्या होते हैं, दो सब टाइप्स होते हैं। जो कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन, और जो हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं वो कौन सा होता है, ऑक्सीलेशन। तो उस लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीलेशन के बारे में अच्छे से समझा के दिया था कि ऑक्सीलेशन हमारा क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। जो भी ऑब्जेक्ट अगर आगे पीछे अगर मूव करता होगा तो ऐसे टाइप के जो मोशन होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीलेशन। सेकेंड चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो भी हमारा ऑक्सीलेशन है, ये ऑक्सीलेशन मतलब ऑब्जेक्ट तो हमारा टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना ही चाहिए, बट कहाँ से, फ्रॉम इट्स फिक्स पोजीशन, जिसका एक एंड क्या होना चाहिए, हमेशा फिक्स होना चाहिए, और सेकेंड एंड जो भी हमारा है वो क्या होना चाहिए, फ्रीली मूव होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेगा वो कहाँ से करेगा, फ्रॉम इट्स फिक्स पोजीशन, और क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। सो ऐसे टाइप के जो मोशंस होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीलेशन कहा जाता है। देन मैंने उसमें आपको बताया था कि ऑक्सीलेशन के जहाँ पे दो पोजीशन होती है, एक हमारी होती है मीन पोजीशन और सेकंड हमारी होती है एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही साथ एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस माइनस ए होती है, क्योंकि दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की। तो राइट साइड अगर है तो हम लेंगे प्लस एक्स, और लेफ्ट साइड है तो हम क्या लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। सो देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशन विच इज नथिंग, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस ए होती है। देन वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। सो रिस्टोरिंग जो हमारा फोर्स होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीलेशन। अब उसी ऑक्सीलेशन में का हम एक पार्ट पढ़ने वाले हैं विच इज़ नथिंग बट द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो स्टूडेंट, जब मैंने आपको ऑक्सीलेशन के बारे में बताया था तो मैंने स्टार्ट ही कहाँ से किया था, रिपीटेटिव मोशन से किया था, क्योंकि चीज जो भी ऑक्सीलेशन है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, रिपीट होता है। वो खुद के मोशन को बार बार एक ही चीज क्या करता है, वो बार बार परफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिपीटेटिव मोशन। सेकेंड मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारा ऑक्सीलेशन है वो क्या है, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, जहाँ पे हमारा क्या होता है, और टाइम इंटरवल क्या होता है, सेम होता है फॉर ईच एंड एवरी ऑक्सीलेशन। मतलब एक ऑक्सीलेशन करने के लिए उसको जितना टाइम पीरियड लगेगा उतना ही टाइम पीरियड उसको किसके लिए लगेगा, टू परफॉर्म द सेकेंड ऑक्सीलेशन। तो जो भी हमारा ऑक्सीलेशन है वो हमारा क्या है, पीरियोडिक मोशन है। अब आज का जो भी हमारा टॉपिक है विच इज नथिंग बट द लीनियर। लीनियर का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SHM। तो ये आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, लीनियर SHM। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, जो भी हार्मोनिक होता है, इस हार्मोनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पीरियोडिक। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीलेशन हमारा क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो यहाँ पे सिंपल मतलब एक सिंपल फॉर्म का मोशन है, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ये क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेशन। तो ये हमारा क्या है, सिंपल। हार्मोनिक का मीनिंग क्या होता है, पीरियोडिक, क्योंकि ऑक्सीलेशन हमारा कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। और मोशन हम किसे कहते हैं, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, वर्क परफॉर्म करता है। सिर्फ यहाँ पे वर्ड हमने क्या अटैच किया, लीनियर। मतलब यहाँ पे जो भी ऑक्सीलेशन होगा वो कहाँ पे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसी टॉपिक को हम अच्छे से समझ के लेते हैं बाय यूजिंग दिस एग्जांपल, जहाँ पे हमने क्या यूज किया है, स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर। ये आपका वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, जहाँ पे आप इजीली समझ जाओगे कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहा जाता है। फिलहाल यही बात याद रखो कि हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑक्सीलेशन है वो कहाँ पे होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, और वो क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, रिपीटेटिव होना चाहिए। सो दैट वी कॉल्ड इट एज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अब हम यहाँ पे उसको समझ के लेंगे किसकी मदद से, बाय यूजिंग द स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर। अब देखो वर्ड ही उसको डिफाइन करता है
क्या क्या हमें लगने वाला है, हम क्या कंसिडर करेंगे, स्प्रिंग कंसिडर करेंगे, एक ब्लॉक कंसिडर करेंगे जिसका स्पेसिफिक क्या होगा, मास होगा, और वो क्या करेगा, ये जो भी हमारा ब्लॉक है वो ब्लॉक हम अटैच कर देंगे किसके साथ, स्प्रिंग के साथ, और वो क्या करेगा, ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपको 3 फिगर दिखाई दे रही होंगी, मैंने उसको नाम भी दिया है, दिस इज अवर फिगर ए, दिस इज अवर फिगर बी एंड दिस इज अवर फिगर सी। अब यहाँ पे अगर आप नाम देखते हो तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेच लिखा है, मतलब फिगर ई हमारी क्या है, फिगर ए हमारा क्या है, स्ट्रेच है, फिगर बी हमारा क्या है, रिलैक्स कंडीशन में है, और फिगर सी हमारी क्या है, कॉम्प्रेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला फिगर बी को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम फिगर बी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमने क्या लिया है, एक स्प्रिंग लिया है जिसका एक एंड हमने क्या किया है, रिजिड वॉल के साथ उसको फिक्स कर दिया, क्योंकि हमेशा ऑक्सीलेशन कहाँ पे हो, कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम इट्स फिक्स पोजीशन। तो इसीलिए जो भी हमारे स्प्रिंग के 2 एंड है उसमें का एक एंड हमने क्या कर दिया, रिजिड वॉल के साथ फिक्स कर दिया। अब बचा कौन सा, सेकेंड एंड। तो सेकेंड एंड को हमने अटैच किया है, एक ब्लॉक अटैच किया है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। अब देखो यहाँ पे रिलैक्स पोजीशन में, इसका मतलब नो फोर्स एक्सर्ट ऑन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब f की वैल्यू कितनी रहेंगी, f इज इक्वल्स टू 0। और जब हमारी f की वैल्यू 0 होती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो भी ब्लॉक है वो कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक, वहाँ पे वो किसी भी तरीके का मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, तो f हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो दैट x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब x हम किसके लिए यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, और फोर्स भी हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये वाली जो हमारी पोजीशन होती है इसी को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। मतलब सबसे पहले हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑक्सीलेशन स्टार्ट कहाँ से करता है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो ये वाली जो हमारी फिगर बी है ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम हम क्यों कहेंगे, बिकॉज नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक, सो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखो स्टूडेंट, जो भी हमारा ब्लॉक है जिसका जो सरफेस है, हॉरिजेंटल सरफेस, वो क्या है, स्मूथ है, ताकि वहां पे क्या क्रिएट ना हो सके, फ्रिक्शन क्रिएट ना हो सके, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का जब आप ब्लॉक को मूव करोगे टुवर्ड्स राइट साइड और टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो वहां पे ब्लॉक का क्या नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ये जो भी हॉरिजेंटल सरफेस है ब्लॉक का वो ऑलरेडी क्या है, स्मूथ है। तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये हमारी फिगर भी किसके लिए रहेगी, फॉर द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्यों कहेंगे, बिकॉज नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक। अब हम बात करते हैं फिगर ए की। तो फिगर ए में देखो मैंने क्या किया, ये जो भी मीन पोजीशन पे जो हमारा ब्लॉक था इसके ऊपर मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, मतलब ब्लॉक को मैंने क्या किया, पुल किया टुवर्ड्स द राइट साइड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रेच लिखा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देंगे। यहाँ तक मैंने क्या किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, और यहाँ पे आने के बाद उसको मैं रिलीज कर देती हूँ। तो जैसे ही हम इसको रिलीज कर देते तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है हमारा, एक इलास्टिक बॉडी है, तो वो क्या करेगा, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने की कोशिश करेगा। अब उसको ओरिजिनल शेप एंड साइज में कौन लाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। ये टोटली हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे, इलास्टिसिटी चैप्टर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर ओरिजिनल पोजीशन में लाना है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे आने के बाद हम ब्लॉक को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। जैसे हम ब्लॉक को रिलीज कर देते हैं, बिकॉज ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग, वो क्या करेगा, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग बैक द ब्लॉक फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक को मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में रहेगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल्स टू माइनस kx। तो जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या रहेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहेगा। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ था, इस डायरेक्शन में हो रहा था। तो दोनों की डायरेक्शन देखो क्या है, अपोजिट
अपोजिट है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, और साथ ही साथ जो भी डायरेक्शन है रिस्टोरिंग फोर्स की इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। तो हमें क्या मिली, दो कंडीशन मिली। कब, जब हमने ब्लॉक को क्या किया, स्ट्रेच किया टुवर्ड्स द राइट साइड। जैसे हम ब्लॉक को स्ट्रेच करते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, तो ब्लॉक क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, x है। यहाँ पे आने के बाद हम ब्लॉक को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद इसके ऊपर क्या एग्जर्ट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स एग्जर्ट होगा, जो क्या करेगा, ब्लॉक को कहाँ पे लेके जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। क्यों लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, स्प्रिंग यूज किया है, जिसकी क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। सो इसकी वजह से हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, वो जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा उतना ही फोर्स उसको लगेगा टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, सो रिस्टोरिंग फोर्स अगर ज्यादा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स की भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि पार्टिकल को कहाँ तक जाना है, सिर्फ उसको कहाँ तक जाना है, टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं फॉर फिगर ए के लिए, हमें फिगर बी से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज ये हमारी मेन पोजीशन है। यहाँ पे दोनों चीजें क्या है, इक्वल टू जीरो है। नो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक एंड नो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक्स भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, एफ भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, फिगर ए के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करती हूँ, इफ एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट of the block and second हमने क्या देखा, f, and small f be the restoring force then f इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस के इंटू एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा। सो ये इक्वेशन क्या रहेगा, f इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने k यूज किया है, इस k को हम क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ये जो भी हमारा k होता है, दिस फोर्स कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग। क्लियर है, यहाँ पे जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी स्प्रिंग की, उसके ऊपर हमारी वैल्यू डिपेंड होती है किसकी, k की, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और हमने क्या यूज किया है, नेगेटिव साइन यूज किया है। तो नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, दिस डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्रॉम फिगर बी से हमें इक्वेशन क्या मिला, f इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। ये इक्वेशन हमने किससे लिखा है, फ्रॉम फिगर बी। अब हम ऑब्जर्व करते हैं फिगर सी को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ब्लॉक को क्या किया था, स्ट्रेच किया था, कहाँ से, मेन पोजीशन से। अब हम ब्लॉक को क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे, मतलब उसको पास लेके जाएंगे, कहाँ से, फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी मेन पोजीशन है। यहाँ पे मैंने ब्लॉक को, स्प्रिंग को क्या किया, कॉम्प्रेस किया। तो ये जो भी हमारा ब्लॉक था, जो कहाँ पे था, यहाँ पे था, कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे मैंने एरो इंडिकेट किया है, दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जैसे ही ब्लॉक को मैं कॉम्प्रेस कर देती हूँ तो वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। यहाँ जाने के बाद हम ब्लॉक को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। जैसे हम ब्लॉक को रिलीज करते फिर से क्या होगा, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक। जो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, ब्लॉक को कहाँ पे लेके आने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। क्यों ला रहा है, क्यों रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्प्रिंग की क्या रहेंगी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज रहेंगी। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इज रिस्पॉन्सिबल, जो क्या करेगा, इस ब्लॉक को कहाँ पे लेके आने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो अब देखो ये हमारी क्या है, डायरेक्शन है किसकी,
रिस्टोरिंग फोर्स की। तो यहाँ पे भी देखो, अगर हम ब्लॉक को कॉम्प्रेस कर देते, स्प्रिंग को अगर हम कॉम्प्रेस कर देते, तो यहाँ पे भी देखो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, और साथ ही साथ जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रिस्टोरिंग फोर्स के साथ। तो यहाँ पे अगर हमें इक्वेशन लिखना है फ्रॉम फिगर सी, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सेम रहेगा, इफ एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एंड एफ बी द रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमें जो भी इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, विच इज नथिंग बट द एफ इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। तो यहाँ पे देखो जो भी हमारा फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाय यूजिंग द नेगेटिव साइन। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, दिस इक्वेशन शोज द मोशन ऑफ द ब्लॉक, जो क्या कर रहा है, मोशन ऑफ द ब्लॉक को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम ब्लॉक को स्ट्रेच करते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, तो वो कहाँ पे जाएगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स हमारा कौन से डायरेक्शन में रहेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और अगर हम ब्लॉक को कॉम्प्रेस कर देते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या रहेगा, टुवर्ड्स द राइट साइड। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन विच इज नथिंग बट द एफ इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। दो चीज़ों आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो भी हमारा, मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यही डेफिनेशन है हमारी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो आगे जाके आपको इजीली समझ में आएंगी। ठीक है, तो जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो आप इस फिगर से भी देख सकते हो। यहाँ पे जितना डिस्प्लेसमेंट उतना रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे भी जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स। सो दिस टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड सेकेंड, ये जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। उसको इंडिकेट करने के लिए हमने क्या यूज किया, नेगेटिव साइन। सो दिस इक्वेशन shows the motion of block। अब देखो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एग्जर्ट हो रहा है किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, जो क्या कर रहा है, ये जो भी हमारा स्प्रिंग है उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट हमारा ब्लॉक कहाँ पे जा सके, मेन पोजीशन के ऊपर जा सके। तो यहाँ से अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, समझ में आया एक्सेलरेशन वर्ड कहाँ से आया, क्यों एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक एंड बिकॉज ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स द स्प्रिंग गेट एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। जो भी हमारा स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, और वो कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो अगर इस इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो मास को मैं शिफ्ट कर देती हूँ ऑन दिस साइड, तो क्या मिलेगा, A इज इक्वल्स टू F अपॉन M, बट this restoring force which is nothing but minus k into x. So put this value in given equation. तो क्या रहेगा, minus kx divided by m। अब देखो यहाँ पे ये जो भी हमारा k बाय m है, इसके लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। तो यहाँ पे क्या रहेगा, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के बाय एम। तो ये जो भी हमारा के बाय एम है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। देन हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, के बाय। यहाँ पे अगर पुटअप कर देते तो एक्सेलरेशन हमें कितना मिल रहा है, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मिल गया हमें बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन किसका है, मोशन ऑफ ब्लॉक का है, मतलब ब्लॉक किस तरीके से मोशन परफॉर्म कर रहा है वो रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये वाला इक्वेशन। और बिकॉज ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, और वो कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो जो भी हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, a इज इक्वल्स टू माइनस k बाय m इंटू एक्स, या फिर वो कितनी रहेगी, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। वेयर एज ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
देखो यहाँ पे फोर्स हमारा क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इस इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से तो यहाँ पे भी देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो भी हमारा एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो भी हमारा एक्सेलरेशन है, दिस डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, अपोजिट है किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के साथ। मतलब हम बोल सकते हैं कि बोथ फोर्स एंड एक्सेलरेशन are always opposite to the direction of the displacement, and both force and acceleration is directly proportional to the displacement of the particle। मतलब ये जो भी हमारा फोर्स और एक्सेलरेशन है, अगर फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के साथ तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके साथ, x के साथ। और अगर फोर्स आपका डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगर अपोजिट है और डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। अब देखो आपको फोर्स भी मिल चुका, एक्सेलरेशन भी मिल चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, मेन पोजीशन के ऊपर, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। जैसे जैसे ब्लॉक टुवर्ड्स द मेन पोजीशन जाएगा, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, बट स्पीड क्या होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो जो भी स्पीड है स्प्रिंग की वो क्या होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएंगी। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होते जाएंगी तो ये जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, और हमारा जो भी ब्लॉक है वो कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब देखो जैसे ही ब्लॉक हमारा मेन पोजीशन के ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, फिर से F इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0, नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक, बट स्पीड क्या है, मैक्सिमम है। अगर स्पीड मैक्सिमम है तो वो ब्लॉक को मेन पोजीशन के ऊपर रखेगी क्या, नहीं, वो ब्लॉक को कहाँ पे लेके जाने की कोशिश करेगा, बियॉन्ड द मेन पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। मतलब अब ब्लॉक कहाँ पे, बिकॉज ऑफ द स्पीड ब्लॉक कहाँ पे चला गया, लेफ्ट साइड में चला गया, मतलब आ गया यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, ब्लॉक को हम आगे लेके गए थे, अब क्या हो चुका है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द स्प्रिंग वो क्या हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स द लेफ्ट पोजीशन। यहाँ पे जाने के बाद फिर से क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा, तो वो ब्लॉक को कहाँ पे लेके आएगा, मेन पोजीशन पे। सो ये जो भी हमारी प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली क्या होते जा रही, रिपीट होते जाएगी। कब तक, जब तक कि हमारी स्पीड क्या नहीं हो जाती, जीरो नहीं हो जाती, और हमारा ब्लॉक कहाँ पे नहीं आता, मेन पोजीशन के ऊपर नहीं आता। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द ब्लॉक, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। तो स्पीड इंक्रीज होने की वजह से वो ब्लॉक को क्या करेंगे, मूव करेगा आगे और पीछे लेके जाएगा। ठीक है, कब तक, जब तक कि उसकी स्पीड जीरो नहीं हो जाती और वो कहाँ पे नहीं आ जाता, मेन पोजीशन के ऊपर नहीं आ जाता। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मोशन है ब्लॉक का वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक ही चीज वो बार बार परफॉर्म कर रहा है, बट कहाँ पे, स्ट्रेट पाथ में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ब्लॉक क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीलेशन। और वो कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रेट पाथ में हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मे बी अब आपको अच्छे से ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा है कि कैसे हम इसको लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे ब्लॉक हमारा मूव करेगा टू एंड फ्रो, वो क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज होने की वजह से ये अगर मेन पोजीशन के ऊपर आ गया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो वो ब्लॉक को मेन पोजीशन के ऊपर रखेगा क्या, नहीं, वो उसको कहाँ पे लेके जाएगा, बियॉन्ड मेन पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ब्लॉक आ गया यहाँ पे, फिर से रिस्टोरिंग फोर्स, फिर से ब्लॉक मेन पोजीशन, F इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0, बट स्पीड इज मैक्सिमम, तो वो कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स द राइट साइड। और कंटिन्यूअसली ये मोशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। कब तक, जब तक कि स्पीड क्या नहीं हो जाती, जीरो नहीं हो जाती, और ब्लॉक कहाँ पे नहीं आता, मेन पोजीशन के ऊपर नहीं आता, तब तक ये मोशन क्या रहेगा, चालू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक क्या कर रहा है, एक ही चीज
बार बार रिपीट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन जिसे हम कहते हैं ऑक्सीलेशन। यह ऑक्सीलेशन कहाँ पे हो रहा है? स्ट्रेट पाथ में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब अगर आपको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन है, या फिर आप ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हो टू डिफाइन द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द लीनियर periodic motion in which क्या रहेगा? मैंने दो कंडीशन बताई, वही आपको याद रखनी है। फर्स्ट, जो भी हमारा फोर्स है या फिर एक्सेलरेशन, ये क्या होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो क्या रहेगा? इन विच द फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली proportional to the displacement and सेकेंड, जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए? ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो क्या लिखेंगे? एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज directed towards the mean position. So this is the simple definition of the linear simple harmonic motion. किसे कहेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन अगर परफॉर्म करता होगा कहाँ पे? स्ट्रेट पाथ में, तो उसी को क्या कहा जाता है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट अगर हम इक्वेशन लेते हैं इसका स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर का, तो वो क्या होता है? F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन अगर आपको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है तो देखो, हार्मोनिक क्या होता है? पीरियोडिक। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? लीनियर पीरियोडिक मोशन इन विच force or acceleration is directly proportional to the direction of the displacement, ठीक है। एंड जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए? ऑलवेज डायरेक्टेड होना चाहिए टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। मतलब जो भी हमारा पार्टिकल है वो कहाँ पे आना चाहिए? टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। चाहे वो आगे जाता है फिर भी वो रिटर्न आना चाहिए मेन पोजीशन के ऊपर, चाहे वो अगर पीछे जाता होगा तो भी वो कहाँ पे आना चाहिए? टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर आपको कंडीशन याद रखनी है तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की? कि हमारा रिस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है हम देखेंगे कि जो भी हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? फ्रॉम इट्स फिक्स पोजीशन। मतलब जो भी एक एंड है वो हमेशा क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपके बोर्ड के सिलेबस में आपको दी गई है, ठीक है। सो इसको अगर इसका इक्वेशन अगर लिखना है तो वो हम क्या लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो a इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करते हैं, हम वेलोसिटी भी क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। सो ये इक्वेशन आपको याद रखना ही है। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या होती है? जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स को हम डिनोट करते हैं F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। बट अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है पार्टिकल का, तो द एक्सेलरेशन of the particle is given by
तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना रहेगा, a इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमें डिफरेंशियल फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। बट dv बाई dt, v इज नथिंग बट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा d इन ब्रैकेट dx अपॉन dt डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dt नीचे आ जाएगा तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे dd का क्या हो जाएगा, d square x divided by dt square. So this is the acceleration of the particle while performing the simple harmonic motion. जब आपका particle simple harmonic motion perform करेगा तो acceleration कितना रहेगा, d square x upon dt square. But according to the Newton second law, क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, बट फोर्स कितना है माइनस के एक्स और एक्सेलरेशन कितना है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो हम इक्वेशन 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे ऑन इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या मिलेगा, माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब m को हम शिफ्ट कर देते हैं ऑन दिस साइड, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, k डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखो k बाय m के लिए हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट, जिसे क्या कहा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको पहले हम शिफ्ट कर देते हैं ऑन दिस साइड, तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये माइनस के बाय एम इधर चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम पुटअप करेंगे के बाय एम की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब सिंपली हमने जो इक्वेशन था a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको हमने सिंपली क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, तो हमें क्या मिला, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको शिफ्ट कर देते हो ऑन दिस साइड तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। So this is nothing but the differential equation of simple harmonic motion. Hope you understand this topic very well. ठीक है, तो इसके नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक है which is nothing but और जहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, वो हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।